क्रांति वही करता है जो ईमानदार होता है। क्रांति वही होता है जहां जुर्म होती है, और शासन वही करता है जिसको स्वाद प्राप्त हो जाता है। ओबीसी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को गुलामी का स्वाद पड़ गया है। यह आपकी इच्छा के बात बोल रहा हूं, क्योंकि मैं 2 महीना से भारत के अंदर हूं, 2 महीना हो गया, और हमें गुलामी का एहसास नहीं होता है। तो ये कार्यक्रम जो है हमें गुलामी का एहसास करवा दे, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि पूरी दुनिया में डॉक्टर BR अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान का चर्चा होता है। आज भी संविधान बचाओ आंदोलन हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है। भारत सरकार संगीन लेते हैं, हम कार्यान्वयन नहीं करेंगे, लेकिन भारत सरकार जो है अध्यादेश लाने के सोच में नहीं है। अब मैं दूसरा बात कहना चाहूंगा। (2072) के बाद हम लोगों ने मान्यवर कांशीराम साहब के प्रेरणा से नेपाल में SC, OBC माइनॉरिटियों का आवाज शुरू किया। 84 से ये बहुत आगे बढ़ा। संविधान सभा में मैं था, दोनों संविधान सभा में। हमारे आदरणीय केशव मानसाक्ति की पार्टियां नेपा पार्टी थी, जिस समय जात के पार्टी को लोग काफी दूर से देखते थे, और आपने जातीय पार्टी बनाई, नेवा पार्टी, मतलब नेवार की पार्टी। और उनसे एक संविधान सभा सदस्य थे जो हम लोग साथ में लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे संविधान सभा में। मैं आज दुख के साथ कहना चाहूंगा कि बाबा साहब के साथ कौन कौन लोग थे जिन्होंने संविधान बनाते समय उनके साथ नहीं रह पाए और दूर हो गए, जिनकी सूची ओबीसी के साथ ही नहीं, सारे बहुजन मूल निवासी के सामने खड़ा है, और वो लिखित रूप से है। ये तीसरा सम्मेलन होने जा रही है। नेपाल के संविधान बनते समय 2064 साल, यानी 13-14 की बात है, 2013-14 की बात है। जब हम संविधान सभा में इस बात को कड़ी रूप से उठाए, तो लोगों के दिमाग में ये बात एंट्री नहीं कर रहा था। उनको लगता था नेपाल में कि मैं मधेसी हूं, यादव को लगता था मधेसी हूं, कोयरी कुर्मी को लगता था मधेसी हूं, ये मलाबिन को लगता था मधेसी हूं, मुसलमान को भी लगता था मधेसी हूं, और चमार को भी कोई कोई कहता था कि मैं मधेसी हूं। लेकिन उसके अंदर जब हम लोग गए और बात किए, तो हम लोग पीछे हो गए, और जो मधेसी कहने वाले लोग हैं वो आगे हो गए। ओबीसी का बाद 1984 में माननीय शरद यादव जी, जब वो काठमांडू में एक शब्दों से उन्होंने संबोधन किए थे, माननीय देवगौड़ा जी के समय जब वो बात उठी थी, माननीय रामविलास पासवान ने कई बार उन्होंने बात की है, लेकिन उस बात पे कोई अमल करने के लिए तैयार नहीं हुए। इसका परिणाम हुआ कि अंतरिम संविधान में ओबीसी शब्द नहीं आए। और यहां मंचासीन व्यक्तित्व हैं, हमारे भाई बच्चे भी हैं, प्रोफेसर भी आप बैठे हुए हैं। मैंने बार बार कहता रहा कौशल किशोर से और भरत से कि आप लोग जो सोच लेकर के चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि आप लोग अपने भागीदारी को, जनसंख्या को सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। और ओबीसी सबसे पीछे, आज भी शब्दों में नहीं, वो व्यक्तिगत मेरे कारण से मैं बताना चाहता हूं। आज ये तीसरा सम्मेलन होने जा रहा है, समय की अभाव है बहुत। अब 10 मिनट के बाद आपको यह हॉल खाली करना पड़ेगा, जैसा मुझे लग रहा है, आप बता रहे हैं। लेकिन सवाल आपने ऐसा उठाया है कि नेपाल और भारत का ओबीसी का दशा और दुर्दशा बराबर ही है। संख्या करीब करीब भारत में 52% है, तो नेपाल में 22% है।
लेकिन इनकी जनसंख्या के लिए आज तक कोई आवाज नहीं उठाते। और वो उनके दिमाग में भरा हुआ है मधेसी और पहाड़ी के राजनीति से बनारस के गुरुजी के द्वारा ये तोड़ा गया सोच है। अब इसमें हमारे लोग पीएचडी तो कर लिए हैं इंडिया में, नेपाल में प्रोफेसर तो हो गए हैं। मैं आज बताना चाहता हूं आपको, डॉक्टर केशव मानसाक्य को भारत और भारत के SC ST OBC और भारत के संविधान और ये समझने के लिए 15 साल लग गए। आज हमें लोग पूछते हैं कि संविधान सभा में आप थे। मैं संविधान सभा में लड़ाई लड़ रहा था, माननीय केशव मानसाक्य जी हम लोग साथ में थे। बुद्ध रत्न मानंदर जो नहीं है अभी, वो हमारे साथ में थे, लड़ते थे घंटों घंटा, 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा मैं संविधान सभा में लड़ता था, अकेले बैठता था धरना पे। लेकिन एक कोयरी, कुर्मी और मल्लाह, बीन और यादव यहाँ नहीं आते थे। इसका कारण मैं बताना चाहता हूं, और उसका यही कारण था मानसिक गुलामी। अभी हमारे पहले वक्ता ने बताए कि वर्णाश्रम व्यवस्था का जो जहर है ना, वो ओबीसी के नस नस में घुस गया है। और जब तक वर्णाश्रम व्यवस्था का जहर वो नशा से बाहर नहीं आएगी ना, तो 2000 साल दूर नहीं है। इस बात को समझना होगा आपको। आप पीएचडी कर लिए हैं, प्रोफेसर बन गए हैं, आपके बेटा नौकरी में आएगा कि नहीं आएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, भारत का संविधान को बदलने वाले को खुद सोचना होगा कि भारत का संविधान में हम बदलना चाहते हैं। तो आज की अवस्था में बाबा साहब की प्रतिमा हटी है तो पूरे देश खौल गया है और ओबीसी समाज सोए हुए हैं। आज सोए हुए हैं ना, आज के दिन भी सोए हुए हैं। हमारे सामने गांधी का प्रतिमा लगा है, उसमें जो शब्द लिखा है ना वो शब्द नहीं बोलूंगा मैं। और हमारे लोगों ने जो नेपाल में जो शब्द बोल रहे हैं ना, मधेसी मधेसी मधेसी, तो मैं नेपाल के पार्लियामेंट में कहा था, मधेसी बने को विदेशी हो, विदेशी बने को भगौड़ा हो, भगौड़ा बने को मंगनते भगनते फिरनते हो, जिसका शब्द का अर्थ होता है विदेशी। ज्यूई, यहूदी, यूरेशियन, आर्यन और ककसियन ये सब विदेशी है और हम भारतवर्ष के मूल निवासी हैं। अरे 250 साल हुआ ना नेपाल को अलग हुए हुए। सवाल ये बुद्ध और सम्राट अशोक के समय का हम कल्पना करते हैं, तो हम अभी नेपाल का भी कल्पना करते हैं। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से कि तीसरी ये सम्मेलन से एक नई चुनौतियां के साथ आगे बढ़नी चाहिए कि जल, जमीन, जागीर, स्रोत, साधन और जो व्यवस्थाएं हैं, अर्थव्यवस्था, उस पे हमें कब्जा करनी चाहिए। राजनीति व्यवस्था अभी आप कब्जा नहीं कर सकते। राजनीति व्यवस्था कब्जा करने के लिए सिद्धांतता पे राजनीतिक दल बनाना होगा और ये सभी दलों को मिल के बनाना होगा। आज जो आप लोग बिखरे हुए हैं ना, बीएसपी एक तरफ है, सपा एक तरफ है, अरे वो उनका जदयू एक तरफ है, ऐसे ऐसे एक तरफ है। नेपाल में तो ओबीसी पार्टी बनाए भी तो किसी एक ने बना लिए तो 2000 से ज्यादा वोट नहीं पाते हैं, वो संख्या 22%। अभी आपने बताया ना कि समावेशी आयोग बनाया, उनको प्यारा केपी ओली है, उनको प्यारा प्रचंड है, उनको प्यारा शेर बहादुर देउबा है। और मैं बताना चाहता हूं, हमने इन सबको कोठिली में बंद करके इनको दबोचा है, हमने गुलामी नहीं किया। मैं डॉक्टरिंग कमेटी चेयरमैन का कैंडिडेट बना था, उपेंद्र यादव, विजय गच्छदार और मोहन ठाकुर ने वोट हमें नहीं दिया, मैं 3 वोट से चुनाव हारा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, पटेल जी कहते हैं तुम्हारे लिए खिड़की बंद कर दी है, जिस पटेल के कारण से आज ओबीसी गुलाम है भारत में, ये भी कहने वाले बहुत लोग हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि ये जो दूरियां बढ़ती जा रही है, इसको कम कैसे करेंगे। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटियों का, मजदूर और किसानों की, कमजोर वर्गों की जो अवस्थाएं हैं, उसमें सुधारने के लिए
यहाँ की कोई पार्टियां, चाहे नेपाल का हो चाहे भारत का हो, वो तैयार नहीं है। कोई पार्टी तैयार नहीं है। अभी मैं सुन रहा था आपके बातों को, वर्णाश्रम व्यवस्था किसने बनाया? ब्राह्मण ने। तो मैं उन ब्राह्मण को निवेदन करना चाहता हूं कि आज एक भी बच्चा या बच्ची पैदा कर दो मुंह से, मैं तुम्हारे गुलाम बन जाऊंगा। अब बच्चा नहीं पैदा किया तो तुम विज्ञान का गुलाम बनने के लिए तैयार हो कि नहीं? मंदिर तुम्हें छोड़ना पड़ेगा या सरकार तुम्हारी छोड़नी पड़ेगी, पार्टी छोड़ना पड़ेगा? यह सवाल खड़ा करने के लिए कौन आएगा? जब तक ओबीसी आगे नहीं आएंगे। आपको बौद्ध बनने के लिए मैं नहीं कहता हूं, मेरे प्यारे भाई शंभू कुमार यही हैं, उनको मैं निवेदन करूंगा कि भाई आप चले गए थे, मैं आपको यहाँ बुलाना चाह रहा था, आपको मंच भी दे दिया जाए, आ जाइए ऊपर, आ जाइए, आपको आना जरूरी है क्योंकि जरूरी है, समाज के नौजवान हैं आप। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आ जाइए, कोई बात नहीं। वीर बहादुर जी, शंभू कुमार को बुला लिया जाए मंच में, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, कोई बात नहीं, आ जाना जरूरी है। ये हमारे समाज के नौजवान भी हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि नेपाल और भारत का जो दशा दुर्दशा है, हमको मिल के आगे चलना होगा। और मैं भारत में अभी 2 महीना से हूँ, मैं 2 महीना से हूँ भारत में, चुनाव में भी था। मैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के निर्वाचन क्षेत्र में गया तो वहाँ सारी चर्चा चल रही थी संविधान बचाने का। स्वामी प्रसाद मौर्य को वोट देने के लिए, अरे भैया छोड़ दीजिए भैया, अभी ये कोई बात नहीं है, अभी जो है संविधान बचाने की बात हो रही है। तो हमने कहा चलो आपको संविधान बचाना है तो बचाइए, जरूरी वो है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत को संविधान तो आप बचाते हैं, लेकिन नेपाल का संविधान कौन बचाएगा? हम नेपाल के लोग भी यहाँ कुछ लोग हैं। और नेपाल का संविधान क्यों जरूरी है बचाने के लिए? सिर्फ एक कारण है कि वो लोकतंत्र है, गणतंत्र है, संघीयता है, धर्मनिरपेक्षता है। इस 3 कारणों से हम इस संविधान को बचाना चाहते हैं। नहीं तो ये संविधान जो अभी नेपाल की संविधान है, वर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, नेपलीज कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत खराब संविधान है। आपको बहुत लगता है कि बहुत अच्छा संविधान है, तो मैं दोनों संविधान सभा में था और मैं संविधान का एक एक लाइन जानता हूं। 60% जो है 3 ब्राह्मण मिल करके लोगों से लिया है और 40% अपने पॉकेट से निकाल के संविधान में लिख लिया। ये नेपाल की संविधान की अवस्था है। तो मेरा ये मानना है कि ये सम्मेलन से एक शक्ति निर्माण हो, नेपाल, भारत और दुनिया में शक्ति एक बने। हमारे वीर बहादुर जी को मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आपको सारे जगहों पर मदद करें और नेपाल के ओबीसी आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में एक पार्टी बना करके, क्योंकि पार्टी जब तक नहीं बनेगी, इंडिया में ओबीसी का पार्टी है लेकिन विचारधारा ओबीसी का है कि नहीं, वो आप लोग समझिए, मैं नहीं कहूंगा ये। लेकिन नेपाल में ओबीसी की पार्टी जब तक नहीं बनेगी तब तक ओबीसी में जागरण नहीं जाएगा। सामाजिक आंदोलन करके अभी 2 नंबर प्रदेश में हम लोग उस प्रदेश का नाम चेंज भी किया है, तो हम उस प्रदेश को बहुजन मूल निवासी प्रदेश बनाएंगे। अभी जो नामांकन किया उसको खारिज करेंगे क्योंकि हम सिद्धांत के लोग हैं। लुम्बिनी जो प्रदेश बना है, हम लुम्बिनी का पूरे देश बनाएंगे, ये हमारे समसोच है। मैं पाखंडवाद से बहुत दूर रहना चाहता हूँ, जातिवाद से बहुत दूर रहना चाहता हूँ। और वहां के ओबीसी को यह बात समझ में आता नहीं है। आज उपेंद्र यादव का चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उपेंद्र यादव के कारणों से भारत नेपाल के संविधान में हमें अधिकार नहीं मिला। उस संविधान सभा में कुछ लोग थे जिसका नाम मैं बाद में बताऊंगा। इसीलिए जो भी मिल गया है तो वो मेरा नहीं, हम 4 भाई जो थे, बुद्धरत्न मानंदर, रुक्मिणी थारू, सदरुल मियां हक और विशेंद्र पासवान, इन 4 के लड़ाइयों से, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के एक अनुयायी हैं, बुद्ध का हम लोग एक सच्चा बौद्ध हैं, इसलिए हम पाखंडवाद से लड़ने को जानते हैं और हम संविधान में क्या हमारी हक होती है ये हम लोग जानते हैं। और जहां तक भूमि का सवाल है, तो भूमि तो ब्राह्मणों का नहीं था, राजपूत का नहीं था। 2000 साल पहले भूमि तो हमारी थी, तो भूमि हमारी थी और आज भूमि दूसरे के हाथ में है। तो मैं ये मानता हूं कि कानून की आवश्यकता है। एशिया में
SC ST OBC का जब तक अपना सच्चा प्यारा भाई और बहन शासन में नहीं जाएंगे, प्रशासन में नहीं जाएंगे, तब तक आपके लिए कानून नहीं बनेगा। और शासन और प्रशासन आपको आज सारे चीज देख लीजिए, प्राइवेटाइजेशन हो गया, नौकरी खत्म, अर्थव्यवस्था पे आप कहीं नहीं है, 2-4 लोगों के हाथ में पूरा देश का धन जो है कब्जा कर लिए हैं और राजनीति फिर वहीं जा रही है। नेपाल का अवस्था क्या है, बांग्लादेश का अवस्था क्या है, पाकिस्तान का अवस्था क्या है, श्रीलंका, भूटान, मालदीव का अवस्था क्या है, इस पे हमें काफी चर्चा करना होगा। और मुझे लगता है कि हम आप लोगों से पीछे हैं नेपाल, लेकिन 1-2 साल के अंदर आप लोगों से आगे हो जाएंगे, क्योंकि वो बुद्ध की धरती है। मैं ये आप लोगों से नमन और निवेदन दोनों करता हूं। मीर बहादुर जी, आप लगे हुए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है, क्योंकि इस एजेंडा को आपने मरने नहीं दिया है, इसमें हमें खुशी है, जिंदा रखे हैं आप लोगों ने। संख्या क्या होता है, मान्यवर कांसीराम साहब 100 किलोमीटर का साइकिल चला के जाते थे और 4 आदमी मिलते थे तो खुश हो जाते थे। आपको तो 40-50 लोग हैं आपके साथ में बैठे हुए। आप चिंता नहीं करिए, हम घबराते नहीं, मैं अकेले चलता हूँ, पूरे देश में विदेश में अकेले चलता हूँ, मैं घबराता नहीं, आप भी नहीं घबराइए। और मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि ये तीसरा जो सम्मेलन कर रहे हैं, अधिवेशन कर रहे हैं, मैं सभी बात को नहीं रख पाऊँगा। डॉक्टर साहब को मैं अपना समय देना चाहता हूँ, माननीय केशव मान साके जी को, कि वो और विस्तार में बोलेंगे। लेकिन अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि नेपाल में निरंकुश और राजशाही खत्म हो गई और भारत के लोगों के द्वारा फिर आवाज उठाया जा रहा है, पैसा फिनांस किया जा रहा है कि फिर दोबारा राजा चले आए और हिंदू राष्ट्र हो जाए, जिसमें ओबीसी वाले भी कुछ कुछ कहीं कहीं दिखाई देते हैं। तो मैं उनसे निवेदन कहूंगा कि भैया ओबीसी वाले, आप नेपाल का बॉर्डर एंट्री मत करिएगा, क्योंकि हम लोग वहां कमजोर नहीं है आज की अवस्था में। और यदि ऐसा हुआ तो क्रांति बुद्ध की शांति जन्मभूमि से ही होगी। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि नेपाल में SC ST OBC के हितों में नेपाल का संविधान बनाने में सब भाई मिल करके लगें। मिशन 84 आ गई है, मिशन 24 था 400 पार, इधर था 240 हार। भारत की मिशन 24 का बात मैं करता हूँ, जिसमें हम लोगों ने 7 महीना से मेहनत किया, मैं खुद मेहनत किया हूँ। मैं नेपाल के राजनीति में ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ, मैं भारत के राजनीति में ज़्यादा समय देता हूँ। और अब मैं नेपाल के राजनीति में, 84 से पहले नेपाल के राजनीति में, अब 84 से पहले नेपाल की राजनीति शुरू होगी। वीर बहादुर जी और डॉक्टर केशव मान साके अगुवाई करेंगे सामाजिक आंदोलन को, राजनीतिक आंदोलन को हम लोग सब कोई मिल के करेंगे। ये मेरा सोच है और हम आप लोग के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे बात को आप लोग ने सुना। एक बार अंबेडकर ने संविधान लिखे, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में, तो दुनिया का महान संविधान बना। नेपाल में 6 बार ब्राह्मणों ने संविधान लिखा, जनता कंगाल हो गया, ब्राह्मण माला माल हो गया। ये है देश का हाल नेपाल का। मेरे बात को समझ रहे हैं आप। इसलिए साथियों, अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर रहें, जातिवाद से दूर रहें, गंध ना आने दें। हमारी जीत निश्चित है और हम हुक्मरान और शासक बनेंगे, ये हमारा सोच है। हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ना चाहिए, आप लोगों को मदद होनी चाहिए और आप लोग बढ़ें, हम आपके साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय नेपाल, जय संविधान।